हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एस राठौर। मैं आप लोगों के लिए डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस का ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। और ये वीडियो लेक्चर बीएससी फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए है और ये बीएससी फाइनल के सिलेबस में है। तो चलिए देखते हैं डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है, कैसे किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करते हैं और कौन सा मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में जो फर्स्ट डेफिनेशन आता है सिमिलरिटी का, दो मैट्रिसेस सिमिलर कब होते हैं। दो मैट्रिसेस सिमिलर कब होते हैं, जैसे ए और बी, क्योंकि जो डायगोनलाइजेशन है वो इसी पर डिपेंड है। इसी से हम आगे बढ़ेंगे तो डायगोनलाइजेशन पढ़ेंगे। तो ए और बी दो n क्रॉस n के मैट्रिसेस हैं और तब बी जो है मैट्रिक्स ए के सिमिलर कहलाता है। मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए के सिमिलर होता है। कब होता है? इफ देयर एग्जिस्ट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी सच दैट बी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। तो ये बी ए के सिमिलर कब कहलाता है? अगर कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी ऐसा हो कि पी इनवर्स का ए के साथ प्री मल्टीप्लाई और पी का पोस्ट मल्टीप्लाई करने से ये बी प्राप्त हो जाए, तब बी को ए का सिमिलर बोलते हैं और इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, बी सिमिलर टू ए। अब इस पे दो थ्योरम्स देख लेते हैं। इसका पहला थ्योरम है, इफ मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमिलर देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ए और बी मैट्रिसेस हैं तो उसमें मॉड लगा देते हैं, मतलब उसका होता है डिटर्मिनेंट। तो दो अगर सिमिलर मैट्रिसेस हैं तो उनका डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल होता है। तो चलिए प्रूफ कर लेते हैं। बी सिमिलर है ए के, और अभी हमने डेफिनेशन देखा बी ए के सिमिलर है, मतलब एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी होगा। इस प्रकार होगा कि बी किसके इक्वल होगा? पी इनवर्स ए पी। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों का डिटर्मिनेंट भी इक्वल होगा, तो दोनों का हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। अब ये जो डिटर्मिनेंट होता है पी इनवर्स ए पी का, ये अलग अलग हो जाता है, इक्वल होता है इसके। और इसको डिटर्मिनेंट तो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक वैल्यू को, न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन डिटर्मिनेंट करता है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू, किसी भी हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कोई वैल्यू आता है, जैसे -23 आ जाता है, किसी का 8 आ जाता है, किसी का 0। तो ये तो नंबर्स हुए ना। तो नंबर्स कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है, इसीलिए इन दोनों को आगे पीछे कर दिए, इसका क्रम चेंज कर दिए। तो ये हो गया मॉड ऑफ पी इनवर्स मन डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर इनको एक साथ ले सकते हैं एक डिटर्मिनेंट में। तो पी इनवर्स पी क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, और आई का डिटर्मिनेंट 1 होता है। आप लोग निकाल के देख सकते हैं, आई का डिटर्मिनेंट 1 होता है। तो 1 हो गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल आ गया। यही यहाँ पे हमको प्रूफ करना था। तो क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? टू सिमिलर मैट्रिसेस हैव सेम आइगन वैल्यूज। जैसे ए और बी दो सिमिलर मैट्रिसेस है तो उनका आइगन वैल्यू सेम होगा। आइगन वैल्यू कब सेम होगा? जब उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होगा। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं तो आइगन वैल्यू प्राप्त होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है तो आइगन वैल्यू भी सेम होगा, यानी दोनों स्टेटमेंट का सेम मीनिंग है। तो चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं ए बी दो सिमिलर मैट्रिसेस है और बी ए के सिमिलर है, यानी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी होगा सच दैट बी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। अब हम बोथ साइड माइनस लेमडा आई कर दें। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको क्या लाना है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस लेमडा आई। बी का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस लेमडा आई। तो इसलिए हम पहले बोथ साइड माइनस लेमडा आई कर रहे हैं।
अब यहाँ पर P इनवर्स पी आई होता है तो हमको पता है, तो यहाँ पर हम P इनवर्स पी कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा करने से। अब इससे P इनवर्स प्री और P जो है पोस्ट कॉमन आ जाएगा, तो P इनवर्स A माइनस लेमडा आई P आ जाएगा। अब दोनों मैट्राइसेस इक्वल है तो दोनों का डिटर्मिनेंट भी इक्वल होगा। फिर अभी पहले वाले थ्योरम में जैसे अलग अलग किए थे, तीनों का डिटर्मिनेंट अलग अलग कर लेते हैं, ऐसा आ गया। फिर इसमें कम्यूटेटिव लॉ लगेगा क्योंकि ये डिटर्मिनेंट बन गया, तो कम्यूटेटिव लॉ लगा देंगे, तो फिर P इनवर्स P एक साथ आ जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स I बन जाएगा और I का डिटर्मिनेंट 1। तो इस प्रकार हमको A और B दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल प्राप्त होता है, और A और B का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल प्राप्त होता है, इसका मतलब इनके आइगन वैल्यूज सेम होंगे A और B के। तो ये भी थ्योरम प्रूफ। अब मेन जो अपना वीडियो लेक्चर का टाइटल है उस डेफिनेशन पे आप पहुंचते हैं कि डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, मतलब कोई मैट्रिक्स कब डायगोनलाइजेबल होता है। तो कोई भी मैट्रिक्स कब डायगोनलाइजेबल होता है, जब वो किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर होता है। कोई भी मैट्रिक्स ए डायगोनलाइजेबल कब होगा, कब कहलाता है, जब वो किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो। मतलब ए जो है डायगोनलाइजेबल कहलाएगा कब, अगर कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी ऐसा हो कि पी इनवर्स ए पी डी के इक्वल हो, ठीक, तो ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स कहलाता है। अब हम उसका एक थ्योरम के स्टेटमेंट देखेंगे ओनली, इसका प्रूफ नहीं देखेंगे क्योंकि इसी पे बेस्ड अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब इसको रिजल्ट के रूप में यूज करेंगे। क्या है स्टेटमेंट, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स A overfilled A be diagonalizable is that A has n linearly independent eigenvectors। मतलब किसी मैट्रिक्स का अगर मैट्रिक्स n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके अगर n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हैं तब ये डायगोनलाइजेबल होगा। हम डायगोनलाइजेबल का डेफिनेशन देख चुके हैं, वो बेसिक डेफिनेशन है, लेकिन क्वेश्चन बनाते समय हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब होता है, जब वो जितने ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है उतने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलने चाहिए। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे ये एक मैट्रिक्स दिया है 2 क्रॉस 2 का, ये डायगोनलाइजेबल नहीं है, प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम आइगन वेक्टर निकालेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो आइगन वेक्टर कैसे निकालना है ये आप लोग पढ़ चुके हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो क्या करना पड़ता है उसके लिए, पहले आइगन वैल्यू निकालना पड़ता है। तो आइगन वैल्यू के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो ए माइनस लेमडा ई करेंगे तो लेमडा किससे माइनस होगा, डायगोनल एलिमेंट से। आप लोग कर चुके हैं इसलिए मैं शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ, 4 माइनस लेमडा 4 माइनस लेमडा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लेमडा इक्वल टू 4 4 आ गया। अब हम इस 4 के लिए आइगन वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं x। आइगन वेक्टर यहाँ क्या होता है, एक कॉलम मैट्रिक्स होता है, जितने ऑर्डर का ये होता है उतने ही एलिमेंट्स उतने रो होंगे। तो x1 x2 ये एक आइगन वेक्टर हो गया लेमडा इक्वल टू 4। अब फार्मूला क्या होता है आइगन वेक्टर निकालने का, a माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ये बोल्ड किया गया है, ध्यान रखिएगा। मैट्रिक्स यहाँ पर 0 स्केलर 0 है क्योंकि डिटर्मिनेंट है, यहाँ मैट्रिक्स से इसलिए बोल्ड किया गया, ये ध्यान रखिएगा। तो लेमडा इक्वल टू 4 के लिए निकालना है तो 4 रख देंगे हम। अब a माइनस 4i यहाँ पर इसमें 4i को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करना भी आप लोगों को आता है सब। तो यहाँ पर x2 इक्वल टू क्या मिल गया, 0। x2 इक्वल टू 0 मिल गया, मतलब क्या आ जाएगा, x1 0, x2 0 हो गया, x1 को हम 1 ले लिए तो 1 0। सिर्फ एक ही वेक्टर मिला, एक ही आइगन वेक्टर मिला,
जबकि हमको यहाँ पर कितने आइगन वेक्टर होने चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट 2। इस थ्योरम के हिसाब से जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स n क्रॉस n का है, मतलब n रोज और n कॉलम्स हैं, तो इसमें कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होना चाहिए? 2। 2 है तो 2 होना चाहिए, वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट, तब ये डायगोनलाइजेबल होता है। तो यहाँ हमें 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए ए डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। इसको डायगोनलाइजेबल प्रूफ करना है, तो फिर हम इसका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालते हैं। डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा, तो 4 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इससे लेमडा की वैल्यू 6 और 1 दोनों के लिए हम आइगन वेक्टर निकालेंगे। पहले हम एक आइगन वेक्टर मान लेते हैं लेमडा इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग। तो फार्मूला क्या होता है? a माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0, तो लेमडा की जगह 6 रख दिए। x1 हम ये मान लिया आइगन वेक्टर। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके अलग अलग 0 रखते हैं। ऐसा करने से x1 और x2 इक्वल आ जाएगा। -2x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0 है, यानी क्या आ जाएगा? x1 इक्वल टू x2, मतलब x1 और x2 1 1 आ गया। तो ये एक आइगन वेक्टर आ गया। वैसे ही हम 1 के लिए निकालेंगे। 1 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सेम इसी तरीके से निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 3x1 डेज प्लस 2x2 डेज इक्वल टू 0। तो 2x2 डेज को राइट साइड ले गए, -2 को x1 डेज के नीचे 2 ले आए और 3 को x2 डेज के नीचे ले गए, तो ये -20 के साथ हो गया। तो x1 डेज की वैल्यू 2, x2 डेज की वैल्यू -3। तो ये दूसरा आइगन वेक्टर। अब हम देख सकते हैं दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी चीज को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करके हम x2 या x2 में कोई चीज मल्टीप्लाई डिवाइड करके x1 प्राप्त नहीं कर सकते, यानी इंडिपेंडेंट है दोनों। तो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, ये क्या था? 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स था, और कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिल गए? 2, और इसलिए क्या हो जाएगा? डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। तो अभी हम प्रूफ किए हैं डायगोनलाइजेबल है। अब डायगोनलाइज करके बताना है, तो ये जो आइगन वेक्टर मिले हैं उसी को हम कॉलम बना दें। पहले आइगन वेक्टर को पहला कॉलम, दूसरे आइगन वेक्टर को दूसरा कॉलम। कौन सा मैट्रिक्स? जो हम डेफिनेशन में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P की बात करते थे, वही इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P किन दोनों से मिलकर बनता है? इन्हीं दोनों आइगन वेक्टर से। अब P मिल गया तो P इनवर्स निकाल लेंगे। अब P इनवर्स निकालने का आइडिया आप लोगों को 12th से है, ये मैं निकाल के बताया हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बाद में समझ लीजिएगा, ये आप लोगों को आता ही है। तो अब डायरेक्ट हम इस स्टेप को समझते हैं। तो जब हम इस P का इनवर्स निकालेंगे तो 1/5 3 2 1 -1 ये प्राप्त होगा। अब P इनवर्स AP करेंगे। P इनवर्स की वैल्यू रख दिए, A रख दिए, P रख दिए। इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये भी आप लोग को से बनता है। तो ये प्राप्त होगा 6001। तो डायगोनलाइज हो गया। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स मिल गया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इस डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं? डायगोनल के एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं? जो आइगन वैल्यूज होते हैं वही डायगोनल में आते हैं। यहाँ 6 और 1 2 आइगन वैल्यू प्राप्त हुआ ना, देख सकते हैं इसके डायगोनल में वही 6 1 आएगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि जब हम कोई मैट्रिक्स को देखते हैं डायगोनलाइजेबल है, तो उसको डायगोनलाइज करेंगे तो उसके डायगोनल के एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? उसी के आइगन वैल्यूज उसके डायगोनल में आते हैं। और अब 3x3 के स्क्वायर मैट्रिक्स को चेक कर लेते हैं डायगोनलाइजेबल है कि नहीं। तो फिर हम वही काम करेंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आइगन वैल्यू निकालेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया और ये उसका आइगन वैल्यू। मैं ये सब सिंप्लीफाई करके नहीं बताया हूँ, क्योंकि ये सब आप लोग BSc फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं। तो लैम्डा इक्वल टू 1 -2 3 इसके आइगन वैल्यूज आ गए। अब इसमें अभी हम 2 पैटर्न के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है, जितने आइगन वैल्यूज आए हैं नॉन रिपीटेड है, यानी एक एक बार ही आए। अब रिपीटेड वाला भी हम आगे देखेंगे। तो इस 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ये एज्यूम कर लेते हैं। फिर -2 के लिए निकालेंगे, 3 के लिए निकालेंगे।
तो पहले हम लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर ये एज्यूम कर लिए। तो जो फार्मूला होता है क्या होता है, ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। इसमें लैम्डा की जगह 1 रख देंगे और एक्स की जगह क्या रख देंगे, x1 रख देंगे, और इधर मैट्रिक्स 0 रहेगा। ये मैट्रिक्स इसलिए बोल्ड कर दिया गया है। ए माइनस लैम्डा आई, लैम्डा की जगह 1 है तो यहाँ लैम्डा की जगह 1 कर देंगे, तो ए माइनस लैम्डा आई x1 की वैल्यू ये है और ये कॉलम मैट्रिक्स है 0 0 0। अब इसको हम ऑपरेट करते हैं बोथ साइड। R2 में R3 को माइनस कर दिए, R2 में R3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 1 माइनस 1 है, इसमें तीसरे रो को 2 को माइनस करेंगे, 3 माइनस 2 1 1 माइनस 1 0 और यहाँ पे 1 आ जाएगा ये। तो ये सेकेंड रो में थर्ड रो को माइनस करने से ये स्टेप आ गया। अब हम क्या करते हैं, R3 में R1 को ऐड कर देते हैं इस R1 को, तो ऐसा करने से 0 2 आ गया। अब इस R2 में 2 का मल्टीप्लाई करके R3 में माइनस, तो ये 0। असल में हम यहाँ पर करते क्या है कि जितना ज़्यादा 0 हो सके इस मैट्रिक्स में बनाने की कोशिश करते हैं, और ये भी कोशिश करते हैं कि पूरा एक रो या 2 रो 0 होता है तो बना दें। तो यहाँ पर एक रो कंप्लीट 0 हो गया। अब हम इस रो को पूरा 0 बना ही नहीं सकते, ऐसा ऑपरेशन यहाँ पॉसिबल ही नहीं है कि ये भी 0 बन जाए, मतलब ये 0 नहीं बन सकता। तो बस यहीं स्टॉप कर देंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो आया है उसमें ऑपरेशन अप्लाई करके कोशिश करें जितना रो 0 बन रहा है बना देते हैं। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे रो का कॉलम के साथ, तो इस रो का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -x2 + 4x3, इसका होगा तो x1 + x3 इक्वल टू 0। अब हम दोनों इक्वल है तो आपस में इक्वल हो जाएगा। इससे क्या आ गया, x2 इक्वल टू 4x3, x3 इक्वल टू -x1, तो x2 के नीचे 4 ले गए, x3 के नीचे 1, तो क्या आ गया, x1 अपान -1 इक्वल टू x2 अपान 4 इक्वल टू x3 अपान 1। तो ये x1 की क्या क्या वैल्यू आ गया, -141, ये आ गया पहला आइगन वेक्टर। वैसे -2 और 3 के लिए भी ये आइगन वेक्टर प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं तीनों आइगन वेक्टर इंडिपेंडेंट है, किसी का किसी से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब अगर हम इसमें कोई चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इन दोनों को प्राप्त करने की कोशिश करें तो नहीं प्राप्त कर सकते, या इसमें कोई चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड करके अदर 2 वेक्टर नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट है, और कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स था, 3 ऑर्डर का। तो 3 जितने ऑर्डर का है उतने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिल गए, यानी अपना जो गिवन मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल हो गया। ठीक है, तो डायगोनलाइजेबल हो गया, तो अब डायगोनलाइज करेंगे। डायगोनलाइजेबल है तो कैसे करेंगे, जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है P वो फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, ये जो 3 अपने को आइगन वेक्टर मिले हैं उसी से मैट्रिक्स P बनेगा। पहला कॉलम पहले आइगन वेक्टर से, दूसरा कॉलम दूसरे आइगन वेक्टर से, तीसरा कॉलम तीसरे आइगन वेक्टर से बनेगा। अब इसका इन्वर्स भी फाइंड कर लेंगे, जैसा हम इसमें एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A वाले मेथड से। इस इन्वर्स को फाइंड करने के लिए थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका यूज करना होगा, नहीं तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा इसी क्वेश्चन में। तो इसमें स्पीड अच्छी रखना पड़ेगा P इन्वर्स। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दिया हूँ PA है तो P इन्वर्स ये आएगा। अब हम P इन्वर्स AP ले लेते हैं। P इन्वर्स निकाल चुके हैं, A हमको पता है, P भी पता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि मल्टीप्लाई करने से डायगोनल में, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये मिलेगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स मिलता है, और इस डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, इसके आइगन वैल्यूज। इसमें हम जो सॉल्व किए थे तो आइगन वैल्यूज क्या मिला था इसका, 1 -2 3, और यही तीनों आइगन वैल्यूज इसके डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स हो कि 3x3 का हो कि 4x4, डायगोनलाइजेबल है तो उसके डायगोनल के एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, उसके आइगन वैल्यूज ही उसके डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं। तो क्लियर हो गया है, डायगोनलाइजेबल है और डायगोनलाइज करके भी बता दिए।
तो इस क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। आप लोग इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बुक में हैं, प्रैक्टिस करिए, और तब तक मैं नया वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा। थैंक यू।